वेलकम एस्पिरेंट्स। ज्योग्राफी में डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि पीछे आपको दिख रहा है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और इस महाद्वीप के देखने का दृष्टिकोण हमारा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर करके हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं बीपीएससी में, उसका रूप थोड़ा सा बदला हुआ होता है। तो जो तरीका आपने अफ्रीका के संदर्भ में लागू किया है, वो तरीका यहाँ पर पूरी तरह से लागू मत कीजिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू का डायरेक्शन वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें डेविएशन रहेगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसकी शुरुआत करें इस टॉपिक की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें, क्योंकि पता चलेगा कि मुझे कितना बेहतरीन वीडियो बनाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा दृष्टिकोण होगा देखने का, वो होगा देश एवं उनकी राजधानियां, विषुवत रेखा और मकर रेखा। इसमें हम लोग यही बात करेंगे। अब यहां पर देखते हैं सब देशों के बारे में कि किस देश की क्या राजधानी है। तो आप अगर देखेंगे, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, तो दक्षिण अमेरिका के इधर में हमारा अटलांटिक ओशन है, लिखा हुआ अटलांटिक ओशन। पूरब में, पश्चिम में हमारा पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। और अटलांटिक ओशन का एक विशाल जलराशि समूह जो कि उत्तरी भाग में है दक्षिण अमेरिका के, उसे लोग बोल देते हैं कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। ये हमारा दक्षिण अमेरिका के चारों तरफ के विशाल जलराशि के बारे में हो गया। इसका नाम अलग अलग है, अटलांटिक, पैसिफिक और कैरेबियन सी। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर देश है। इस देश का नाम है कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया, इसकी राजधानी है बोगोटा। इसी प्रकार से ये है वेनेजुएला, इसकी राजधानी है, इसका तो कोलंबिया का तो बोगोटा है। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। एक एक राजधानी को समझना जरूरी है दक्षिण अमेरिका का। इसी पर चूंकि ये भी पूछता है कि कौन से कैरेबियन सी तट के सहारे है, कौन अटलांटिक सी के सहारे, कौन पैसिफिक सी के सहारे है, इसलिए मैप के सहारे ही जब भी पढ़ेंगे ध्यान करेंगे। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन। उसी प्रकार से सुरीनाम की राजधानी है परामारिबो। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केने। क्या है? केने। तो ये हम यहाँ के राजधानी के बारे में हम समझ गए। अब यहां पर देखिए, ये ब्राजील है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया के दक्षिण में यहां पर है एक देश है, इसका नाम है उरुग्वे, जिसकी राजधानी है माउंट विडियो। इसके पास यहां पर एक ये जो देश है, इसका नाम है पराग्वे, इसकी राजधानी है असुनसियान। ये है बोलिविया की राजधानी है लाप्लास। और यहां से यहां तक ये एक विशाल देश है, विशाल नहीं, जो बिल्कुल लंबवत रूप से विस्तृत है। इसका क्षैतिज विस्तार से बहुत कम है, लेकिन लंबवत विस्तार बहुत अधिक है। इसको हम लोग, ये है चिली की राजधानी है सैंटियागो। ये है पेरू की राजधानी है लिमा। और ये इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। तो हम लोगों ने लगभग सभी देशों की राजधानी को हम लोगों ने सभी को देख लिया, सभी देशों की राजधानी को देख लिया। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। कोलंबिया का बोगोटा, वेनेजुएला का कराकस, गुयाना का जॉर्ज टाउन, सूरीनाम का परामारिबो, फ्रेंच गुयाना का केन, उरुग्वे का मॉन्टविडियो, पराग्वे का असुनसियान, बोलिविया का लापलाज, पेरू का लीमा, इक्वेडोर का क्यूटो, कोलंबिया का बोगोटा, ये तो हो चुका है। और अर्जेंटीना का यहाँ पे है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और ब्राजील का ब्राजीलिया। तो इसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम जो देशों की राजधानी है वो पैसिफिक ओशन के सहारे है इधर में, ठीक है। इधर में अटलांटिक ओशन के सहारे है। क्योंकि दोनों तरफ दो ही देश ही है, तो दूसरा तीसरा होगा ही नहीं। लेकिन अगर अटलांटिक और पैसिफिक के बारे में बात करें तो सर्वाधिक राजधानी किसके सहारे? अटलांटिक के सहारे। क्यों? क्योंकि जो दिखाया हुआ ये, इसके हम लोग बोल देते हैं पनामा भू स्थल डमरू मध्य। ये जो है, जो कि जुड़ जाता जाकर के उत्तरी अमेरिका से, ठीक है, जिसे बोलते हैं अस्थमस ऑफ पनामा। पनामा का स्थल डमरू मध्य।
इसके इधर में हमारा हो जाता है अटलांटिक ओशन, इधर हो जाता है पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक इधर पैसिफिक, ये लंबा चला जाता है। ठीक है, तो इधर में अटलांटिक इधर में पैसिफिक, तो अटलांटिक के सारे देश और उनकी राजधानी की संख्या अधिक है और पैसिफिक उसकी तुलना में कम है। अब जो है प्रश्न आपसे अगर पूछे, अगर आप मानचित्र देख रहे होंगे, इस सेशन का भी देख रहे होंगे और सामने निश्चित रूप से मैप भी आपने ओपन किया होगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसका तट जो है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक दोनों के सहारे है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ, तो कौन सा हमारा हो जाएगा? कोलंबिया। कौन सा हो जाएगा? कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका कि तटीय विस्तार अटलांटिक के सहारे भी है और पैसिफिक के सहारे है। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था अफ्रीका में मोरक्को के बारे में कि भूमध्य सागर के सहारे और अटलांटिक तट के सहारे कौन सा था, तो कौन सा था? मोरक्को। ठीक है, तो इस प्रकार से बोगोटो एक ऐसा देश है, यहाँ पर ये कोलंबिया एक ऐसा देश है जिसका तट जो है अटलांटिक के सहारे भी है और पैसिफिक तट के सहारे भी है। अब प्रश्न आपसे ये आता है देश और उसकी राजधानियों से कि कितने ऐसे देश हैं जिससे कि ब्राजील की सीमा नहीं लगती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान सुनिएगा। दक्षिण अमेरिका के कितने ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है? आप मानचित्र को देखिए और देखने से आप दो ही ऐसे देश का अनुमान लगा पाएंगे जिसकी सीमा नहीं लगती है। एक तो हमारा यहाँ पे चिली हो गया, ये देखिए ब्राजील के साथ सीमा नहीं लगती है, और इधर में कौन सा फिर हमारा हो जाएगा? इक्वेडोर। इक्वेडोर भी ब्राजील के साथ सीमा, ब्राजील इसकी नहीं लगती है। तो दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है, चिली और इक्वेडोर। और अगला प्रश्न ये पूछता है पीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में कि दे देगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के देशों का नाम और पूछेगा कौन सा इसमें लैंडलॉक्ड कंट्री जिसे हिंदी में स्थलरुद्ध देश कहते हैं। स्थलरुद्ध यानी जिसका कि तट जो है सागर से नहीं लगा, उसका कोई भी भाग जो है सागर से नहीं लगा हुआ, उसे लोग बोल देते हैं स्थलरुद्ध, लैंडलॉक्ड। तो दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा तट से नहीं लगी हुई है। वो कौन कौन से देश हैं देखिएगा यहाँ पर, बोलिविया और दूसरा पराग्वे। ये हमारा हो गया बोलिविया और इधर हो गया पराग्वे, जिसे हम लोग याद कर सकते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। बीपी ब्लड प्रेशर मैंने बोलिविया और पराग्वे ऐसे जो देश हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड, स्थलरुद्ध है। इनकी सीमा सागर से कहीं भी नहीं लगती है। देखिए इधर ना अटलांटिक से लगी है ना पैसिफिक से लगी हुई है, पूरी तरह से ये लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। बोलिविया और पराग्वे जो है बीपी कौन सी है? स्थलरुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका में। इसी प्रकार से ब्राजील की सीमाएं दो देशों से नहीं लगती हैं, एक इक्वेडोर और दूसरा चिली। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए मानचित्र का हमारे बार बार अध्ययन करना जरूरी है, जिसको हम रट करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है दृष्टिकोण का अगला एंगल हमारा जो है विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो आइए देख लेते हैं विषुवत रेखा के सहारे कौन से देश है और मकर रेखा के सहारे कौन से देश है। आइए देख लेते हैं इसको। विषुवत रेखा कहां कहां से गुजरती है दक्षिण अमेरिका में, आज हम इसको देखते हैं, अभी देखते हैं। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो विषुवत रेखा जो है दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर के गुजरती है, 3 देशों से। ये 3 देश कौन कौन से हैं? ये देखिए यहाँ पर एक देश है, ये एक देश है जिसे हम लोग बोल देते हैं इक्वाडोर। ये है, इसे हम लोग बोल देते हैं कोलंबिया। देखिए सेटिंग अलग अलग है, ये कोलंबिया हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, और ये पूरा का पूरा कौन सा देश है? ब्राजील। देखिए यहाँ से विषुवत रेखा ऐसे गुजर रही है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील 3 देशों से, दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद मकर रेखा कहां कहां से गुजरती है? तो मकर रेखा जो है 4 देशों से गुजरती है दक्षिण अमेरिका के, मतलब कि कर्क रेखा के, विषुवत रेखा की तुलना में मकर रेखा के सहारे अवस्थित देशों की संख्या अधिक है, यानी मकर रेखा ज्यादा देशों से होकर के गुजरती है।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये देश है। देखिए यहाँ पर मकर रेखा हमारा हो गया, ये है चिली, ये हो गया हमारा, ये चिली है पूरा का पूरा यहाँ तक की चिली। ये हो गया अर्जेंटीना, देखिए यहाँ से गुजर रही है मकर रेखा, ये हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये, और ये बीच में देश है, यहाँ पे एक देश है जिसे हम लोग बोल देते हैं पराग्वे, 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 ठीक है। तो कौन कौन सा देश हो गया, चिली, चिली हो गया, अर्जेंटीना, पराग्वे एवं ये ब्राजील, ब्राजील, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं ये हमारे किस में है, मकर रेखा इन्हीं देशों से गुजरती है। 4 देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, ये हमारा हो गया पराग्वे और ये हो गया ये ब्राजील। तो 4 देश हो गया। अब इसका मतलब कि ब्राजील जो है विषुवत रेखा से लेकर के मकर रेखा तक विस्तृत है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे और प्रश्न इससे रहते हैं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। ये कैसे बीपीएससी में प्रश्न पूछने का तरीका अलग होता है, जिसे हम किसी किताब से नहीं कर सकते जब तक कि हम एटलस का अध्ययन नहीं करेंगे। और जब भी इस तरह के टॉपिक करें आप सामने एटलस रखिए और उसका इस सेशन को देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे दक्षिण अमेरिका का। वेलकम फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने साउथ अमेरिका के पार्ट 1 को किया था। आज हम लोग पार्ट 2 को करने जा रहे हैं साउथ अमेरिका के। तो पार्ट 2 में जो हम लोग दृष्टिकोण रहेगा हमारा देखने के लिए वह रहेगा पर्वत, पठार और मरुस्थल। मैदान के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो बात करते हैं सबसे पहले पर्वत के बारे में। पर्वत की जब बात करते हैं साउथ अमेरिका में तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जो है हमारा माउंटेन है वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला। यहाँ पर साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में एक और है पर्वतीय भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं गुयाना हाईलैंड। इसके बाद यहाँ पूर्वी भाग में एक पर्वतीय भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड। तो 3 पर्वतों के बारे में हमें ध्यान रखना है, एंडीज, गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड। अब इसमें से जो हमारा एंडीज पर्वतमाला है वो साउथ अमेरिका के 7 देशों से, एंडीज पर्वतमाला जो है साउथ अमेरिका के 7 कंट्रीज से होकर के गुजरता है। ये कौन कौन से कंट्रीज है, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये हमारा हो गया वेनेजुएला, यहाँ पे हमारा हो गया कोलंबिया, इक्वाडोर आ गया, बोलिविया, पेरू, चिली और अर्जेंटीना। ये 7 देश हो गए। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि रॉकी पर्वतमाला की 2 अन्य विशेषताएं हैं। एंडीज पर्वतमाला की 2 विशेषताएं अन्य है। यह कि यह सेकेंड हाईएस्ट पर्वतमाला है। किसके बाद, आफ्टर हिमालय रेंज के बाद। हिमालयन रेंज के बाद ये सेकेंड हाईएस्ट पड़ता है, मतलब कि पहले हिमालय उसके बाद एंडीज पर्वतमाला हाइट के मामले में, और लंबाई के मामले में फर्स्ट लॉन्गेस्ट है। विश्व का फर्स्ट लॉन्गेस्ट एबव वाटर पर्वतमाला है और इसकी लंबाई जो है 7000 किलोमीटर लगभग। हम लोग कोलंबिया से शुरू करते हैं, वेनेजुएला से शुरू करते हैं तो चिली के दक्षिणी भाग तक इसकी लंबाई जो है हमारी हो जाती है 7000 किलोमीटर और ये देश के 7 भागों से होकर के गुजरता है। विश्व के 7 भागों से, यानी दक्षिण अमेरिका के 7 भागों से होकर गुजरता है। इसकी 4 पर्वतमालाएं, रॉकी पर्वतमाला की 4 पर्वत शिखर जो है काफी महत्वपूर्ण है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राय पूछते हैं और खासतौर पर बीपीएससी में, चूंकि हम लोग तैयारी उसी के लिए चल रहा हमारा। तो देखेंगे ये हमारा, हमने कहा कि ये हमारा वेनेजुएला या कोलंबिया, ये देश है इक्वेडोर में। यहाँ पे देखिए राउंड ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है। तो इसमें से एक जो हमारा शिखर है रॉकी पर,
उसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी के साउथ में इक्वेडोर में ही रॉकी पर्वतमाला पर एंडीज पर्वतमाला पर ही इक्वेडोर में ही इक्वेडोर में ही एंडीज पर्वतमाला पर कोटोपैक्सी के बाद एक और पर्वतमाला है जो काफी महत्वपूर्ण है, जो कोटोपैक्सी के साउथ में है एंडीज पर। उसका नाम है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो, ठीक है। और कोटोपैक्सी की हाइट जो है ये है 5826 मीटर, जबकि चिम्बाराजो की हाइट जो है वो है 6310 मीटर। इसका मतलब इक्वेडोर की सबसे अधिक ऊंचाई वाली शिखर एंडीज पर्वतमाला पर वो है चिम्बाराजो। कौन सा है? चिम्बाराजो। और इसकी हाइट जो है 6310 मीटर है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इक्वेटर जो हमारा गुजरता है वो गुजरता है कोटोपैक्सी से होकर के। ध्यान रखेंगे, कोटोपैक्सी के इक्वेडोर से थोड़ा सा नीचे में हमारा कोटोपैक्सी पड़ता है। जिस प्रकार से यही लाइन जब गुजर जाती है साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका में भी इक्वेडोर के जस्ट करीब में हमारा माउंट केनिया है, जिसकी ऊंचाई 5100 समथिंग है। तो कहने का मतलब है कि इक्वेटर के पास जो विश्व की दो प्रमुख पर्वतमालाओं में से दोनों को दोनों यहीं पर अवस्थित है। साउथ अमेरिका में कोटोपैक्सी और अफ्रीका में माउंट केनिया। इसकी हाइट जो है 5826 मीटर है, तो अफ्रीका में जो माउंट केनिया है इक्वेटर के पास, उसकी 5100 समथिंग मीटर हाइट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अन्य दो पर्वत। यहाँ पर देखिए स्पॉटेड है ब्लैक कलर का। इसमें से ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ओजस डल सलाडो। ओजस डल सलाडो ये पीक है रॉकी पर्वतमाला पर, और ये जो पड़ जाता है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना कंट्री में है ओजस डल सलाडो। इसके दक्षिण में यहाँ पर ये जो है ये पर्वत शिखर है, इसको लोग बोल देते हैं एकांकागुआ। एकांकागुआ, ठीक है। तो एकांकागुआ जो है, एकांकागुआ ये भी पड़ जाता है कहां पर? अर्जेंटीना में। दोनों ओजस डल सलाडो और एकांकागुआ दोनों कहां पर है? अर्जेंटीना में है। और ओजस डल सलाडो की जो हाइट है वो है 6908 मीटर, 6908 मीटर, जबकि एकांकागुआ की जो हाइट है वो है 6959 6959 मीटर। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? एकांकागुआ है। उसके बाद हाइट के बाद दूसरे स्थान पर कौन आता है? ओजस डल सलाडो। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि एकांकागुआ जो है विश्व की सबसे ऊंची मृत ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी शिखर है, जबकि ओजस डल सलाडो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है। ये सक्रिय ज्वालामुखी शिखर ओजस डल सलाडो विश्व की सबसे ऊंची, और ये मृत ज्वालामुखी शिखर है विश्व की सबसे। दोनों अगल बगल है और दोनों ही जो है एंडीज पर्वतमाला पर है। इसको हम ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी आता है कि एकांकागुआ जो है दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची शिखर है, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची शिखर है। ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब तो हमने पर्वतमालाओं के बारे में बात हमारी हो गई। ठीक है, ब्राजीलियन हाईलैंड ये सब सारा बात है, इसमें कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। बस ध्यान रखना कि ब्राजीलियन हाईलैंड कहाँ पर है, तो ब्राजील में है पूर्वी भाग में, और गुयाना कहाँ पर है? उत्तरी भाग में है। अब बात करते हैं पर्वतमाला के बाद हम लोग बात करते हैं पठार के बारे में। तो यहाँ के दो पठार बहुत महत्वपूर्ण है, सिंबल से देख रहे हैं ये और ये दोनों सेम सिंबल की तरह है। तो एक है माटो ग्रासो प्लेटो जो कि ब्राजील में है। कौन सा है? माटो ग्रासो प्लेटो। और यहाँ पर
एंडीज पर्वतमाला के बीचों बीच में एक अंतर पर्वतीय पठार है जिसे हम लोग बोल देते हैं बोलिविया प्लेटो। अंतर पर्वतीय पठार है, देखिए एंडीज के बीच में है, इसे हम लोग बोल देते हैं बोलिविया का पठार। और ये है माटो ग्रासो प्लेटो। माटो ग्रासो पठार जो है खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, खनिज संसाधन से भरा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ब्राजील की छोटा नागपुर पठार की तरह है ये। मैंने भारत जो छोटा नागपुर पठार है वो ब्राजील का, वही ब्राजील में माटो ग्रासो है। अब पठार के बारे में बात करते हैं मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल के बारे में जो है, मरुस्थल में दो मरुस्थल है महत्वपूर्ण है, एक है अटाकामा का मरुस्थल और दूसरा है पटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे ड्राइएस्ट शुष्कतम मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, कहां पड़ता है? चिली में। ये कहां पर है? चिली देश में है। और ये जो है यहाँ पर अर्जेंटीना मतलब भाग में, अर्जेंटीना में ये जो है हमारा कौन सा है? पैटागोनिया है। ये कौन सा है? शीतोष्ण पठार है। शीतोष्ण पठार मतलब कि टेम्परेट प्लेटो। ये शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में पड़ता है। और ये कौन सा है? पैटागोनिया का पठार। और ये जो है अर्जेंटीना में पड़ता है। तो ये था दक्षिण अमेरिका से संबंधित पर्वत पठार और मैदान से पर्वत पठार और मरुस्थल संबंधित जानकारी। इसको अगर ध्यान में रख लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। मैंने पहले ही बताया कि अफ्रीका के अध्ययन का तरीका और साउथ अमेरिका के अध्ययन का तरीका अलग है। इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका का, एशिया का अध्ययन करने का तरीका हमारा अलग होगा। तो इसको देखें, एक हम लोग पार्ट 3 लाएंगे जिसमें हम लोग ग्रासलैंड साउथ अमेरिका के, इसके बाद अन्य चीजें जो हम देखेंगे महत्वपूर्ण, जैसे कि पोर्ट्स वगैरह के बारे में, सेंटोस के बारे में पूछ जाता है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन, रेसिफे के बारे में पूछ जाता है, अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम फ्रेंड्स, ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग साउथ अमेरिका पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे और इससे जो चर्चा करेंगे वो हमारा दृष्टिकोण रहेगा साउथ अमेरिका की नदी के बारे में, झील के बारे में और वनस्पतियों के बारे में। और इससे प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में रहते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। साउथ अमेरिका में जो नदी के बारे में बात है तो 3-4 नदियां हैं जिसे हमें जानना समझना जरूरी है। और इन नदियों पर जो भी जल प्रपात है उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो नदी के बारे में बात करेंगे। पहला हम बात करेंगे मैग्डालेना रिवर, दूसरा ओरिनिको रिवर, तीसरा अमेजन रिवर, चौथा पराना रिवर। और इसी पराना रिवर की सहायक नदियां उरुग्वे और पराग्वे। तो बात करते हैं पहले मैग्डालेना रिवर के बारे में। मैग्डालेना रिवर ये ओरिनिको नदी के उत्तर में है, ठीक है। और ये है मैग्डालेना। इसका अधिकांश भाग जो है कोलंबिया देश से होकर प्रवाहित होता है। और यहाँ पर एक झील है ये झील का नाम है माराकैबो। माराकैबो लेक के पास आकर के ये कैरेबियन सीज में गिर जाती है। और इसके निचले भाग में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा भंडार है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्डालेना रिवर का संबंध जो है पेट्रोलियम भंडार से है। इसके मुहाने के पास पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। और इसके मुहाने के पास ही माराकैबो लेक भी है। और माराकैबो लेक जो है विश्व विख्यात है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, माराकैबो लेक और मैग्डालेना रिवर का मुहाना। इसके बाद हम बात करते हैं ओरिनिको रिवर के बारे में। ओरिनिको रिवर पर सबसे महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है वो है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात सब विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई के जलप्रपात है ये। और अगर ओरिनिको न दे करके कोई दूसरा ऑप्शन दे देता है तो ध्यान रखना होगा कि ये वस्तुतः ओरिनिको की सहायक नदी, उसका नाम है चुरुन। चुरुन पर ये है, जैसे कि ये अगर मान लेते हैं ओरिनिको रिवर है, ओरिनिको की सहायक उसका नाम है कैरोनी और कैरोनी की सहायक है चुरुन। चुरुन रिवर, चुरुन रिवर। और ये हमारा हो गया ओरिनिको रिवर। तो ओरिनिको की सहायक है कैरोनी नदी और कैरोनी नदी की सहायक है चुरुन। तो वस्तुतः ये चुरुन नदी पर
ओरोनिको जो कि सहायक है चुरून, उस पर ये एंजल जलप्रपात है। लेकिन अगर चुरून नहीं दिया है या कैरोनी नहीं दिया है तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ओरोनिको। और मोस्टली किताबों में जब एंजल जलप्रपात के बारे में बात होती है किस नदी पर है तो किस पे बात करेंगे, ओरोनिको पर, और मेंशन भी ओरोनिको ही रहता है। लेकिन अगर चुरून को हम ध्यान रखेंगे कि वस्तुतः नदी जो है वो है चुरून, जिस पर ये अवस्थित है एंजल जलप्रपात। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एक और हमारा यहाँ पे एक नदी है, इस नदी के हम लोग बात कर देते हैं। वो नदी है पाटोरो नदी। पाटोरो नदी पर एक और जलप्रपात जिसे बोल देते हैं कैटूर जलप्रपात, ये है पाटोरो नदी पर। अब पाटोरो भी अपने आप में एक नदी नहीं है, पाटोरो किसी दूसरे नदी की सहायक है। और जो मुख्य नदी है उसका नाम है इस्सोक्यूबो नदी। इस्सोक्यूबो नदी की सहायक है पाटोरो, और पाटोरो पर हमारा जो है ये है कैटूर जलप्रपात। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे कि जब हम कैटूर जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो कैटूर जो है वो है हमारा गुयाना में। ये जो है ये कहाँ पर है, गुयाना में। गुयाना एक देश है और गुयाना में हमारा पेटोरो जलप्रपात है। और जब एंजल की बात करते हैं तो एंजल हमारा जो है वेनेजुएला में। अब हम बात करते हैं पराना नदी के बारे में। तो पराना नदी जो है मुख्य नदी है, जाकर के अर्जेंटीना के ला प्लाटा नामक जगह, वहां पर आकर के ये अटलांटिक ओशन में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं उरुग्वे एवं पराग्वे। इसके साथ साथ एक और सहायक नदी है, उसका नाम है उगुक्कू रिवर पर ही ये हमारा जलप्रपात है, जिसे हम लोग बोल देते हैं उगुक्कू वाटरफॉल्स। उगुक्कू रिवर पर है और उगुक्कू रिवर जो है सहायक है किसकी, पराना की। और ये जो जलप्रपात जो है ये अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर पर है। अर्जेंटीना प्लस ब्राजील के बॉर्डर पर है उगुक्कू वाटरफॉल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं झील के बारे में। झील से प्रश्न, यहाँ पर ये है हमारा कैबो झील, जिसे मैंने बताया कि यहीं पर बगल से मैगडिलना रिवर आती है और यहीं पे झील के करीब में ही कैरेबियन सी में मिल जाती है। और माराकैबो लेक है, और माराकैबो लेक जो है पेट्रोलियम भंडार के लिए विश्व विख्यात है। और ये कहां पर है, वेनेजुएला में है। माराकैबो लेक वेनेजुएला में है। इसी प्रकार से दो अन्य झील है, उसका नाम है टिटिकाका, एक का नाम है पोपो। तो टिटिकाका जो है वो पेरू और बोलिविया का बॉर्डर, ये इधर हमारा देश पेरू हो गया, इधर में बोलिविया हो गया, और दोनों के बॉर्डर के बीच में हमारा टिटिकाका लेक है। ये विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील है, जिसकी जो नौकागम में है, जहां पर हम नौ संचालन कर सकते हैं। इसी प्रकार से बोलिविया में ही एक और लेक है, सिर्फ बोलिविया के अंदर में है, उसको लोग बोल देते हैं लेक पोपो झील। तो ध्यान रखेंगे पोपो झील बोलिविया में है और टिटिकाका पेरू और बोलिविया के बीच में अवस्थित है। और माराकेबो कहां पर है, वेनेजुएला में है। अब हम लोग बात करते हैं वनस्पतियों के बारे में। आइए देखते हैं वनस्पतियों के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के वनस्पतियों के बारे में। जब वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं तो वनस्पतियों को हम अच्छा संदर्भ में देख सकते हैं। विश्वतीय वर्षा वन को दक्षिण अमेरिका में शेलवास कहते हैं। सवाना घास मैदान को लानोस एवं कैंपोस दोनों नामों से जाना जाता है। ये दोनों दो प्रदेशों का स्थानीय नाम है। स्थानीय घास के मैदान को कहा जाता है। तीसरा है प्रेरी घास मैदान को यहाँ पर पंपास कहा जाता है। और निम्न भूमि प्रदेश के वन जो होते हैं उसको कहा जाता है ग्रान चाको। तो आइए हम लोग बात करते हैं विभिन्न प्रकार के घास के मैदानों को। लेकिन मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये जो विश्वतीय वर्षा वन है सेलवास, ये पूरी तरह से विश्वतीय वर्षा वन है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, वृक्ष काफी लंबे लंबे होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के ही मैदान है, जिसे लोग सवाना घास के मैदान कहते हैं, लेकिन ये घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है। और प्रेरी जो है घास का मैदान जो है ये शीतोष्ण प्रदेश के घास के मैदान है, जिसे पंपास कहा जाता है। और
दक्षिण अमेरिका से पंपास कहा जाता है। और निम्न भूमि प्रदेश के वन का मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर वैसे सवाना में भी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, लेकिन सवाना के तुलना में ग्रांड चाको में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ज्यादा होती है। तो आइए इन सब तकनीकी बातों को छोड़ देते हैं, बीपीएससी को इतना महत्वपूर्ण नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। तो विषुवतीय वर्षा वन जो इसको क्या बोलते थे अमेरिका में, सिल्वास, ये मुख्यतः ब्राजील में पाए जाते हैं। और अमेजन नदी के उत्तर में जो सवाना घास का मैदान उसे हम लोग लानोस बोल देते हैं, ये हमारा कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना में पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान को ही दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है। क्या कहता है, कैंपोस। इसी प्रकार से प्रेरी घास के मैदान को ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं पंपास, अर्जेंटीना में है, इस तो घास का मैदान है, पंपास कहा जाता है। और निम्न भूमि प्रदेश के वन को यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं ग्रांड चाको। यहाँ पर वृक्ष जो है, वृक्ष के साथ साथ घास भी पाए जाते हैं, और वृक्ष की लंबाई अधिक होती है और घास की गहनता भी अधिक होती है, जिसे हम लोग बोल देते हैं ग्रांड चाको। यह मुख्यतः जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में, पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे में पाई जाती है। अर्जेंटीना प्लस पराग्वे में पाई जाती है कौन, ग्रांड चाको। तो ये वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार है दक्षिण अमेरिका में, इसे हम ध्यान में रखेंगे। और इससे प्रश्न रहते हैं, प्रश्न मुख्यतः रहते हैं इससे, इससे और इससे। ग्रांड चाको से प्रश्न आपको हो सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।